मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग हैं कमिश्नर दीपक रावत के ऑफिस में, जहां पर आप सभी लोग जानते हैं यहां पर लगातार मामलों की सुनवाई होती है और दोनों पक्षों को सुना जाता है, उसके निस्तारण में कुछ ना कुछ निकलता ही है। तो लोग यहां पर हर शनिवार को ही आते हैं और जो लोग छूट जाते हैं वो अगली उनको डेट दी जाती है। तो आज यहाँ पर मेरे साथ कुछ मजदूर हैं जो आज अपने मामलों को लेकर दीपक रावत कमिश्नर जो है उनसे मिले, और इनके कई मामले हैं। पीएफ का मामला है जो कि श्रम विभाग का ऑफिस है हल्द्वानी में ही, वहाँ रिकवरी तो उन्होंने कंपनी से कर ली लेकिन मजदूरों तक उसका पैसा नहीं पहुंचा। उसके अलावा एक फैक्ट्री है जो कि भारत सरकार ने निजी हाथों में सौंपने के लिए टेंडर उसका कर दिया, और जो उससे जुड़े कर्मचारी हैं, उससे जुड़े कारोबारी हैं, जो उससे जुड़े लोग हैं, वो सब उसको लेकर अब वो परेशान है और उनको अपने कहीं ना कहीं रोजगारों का संकट अब दिख रहा है। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो ये देखें आप, ये लोग आज यहाँ पर कई लोग हैं जो कि कमिश्नर दीपक रावत से मिले, तो चलिए मैं इनसे जानता हूँ। मुनीश जी है मेरे साथ। मुनीश जी, क्या है मामला जिसको लेकर आप कमिश्नर दीपक रावत को आज आप लोगों ने ये ज्ञापन वगैरह भी यहाँ पर प्रेषित कराया, क्या हुआ? देखिए, भारत सरकार का एक आयुर्वेदिक दवा कारखाना है जो पहाड़ की अंदर लगा हुआ है, अल्मोड़ा जिले में मोहन में लगा हुआ है, IMPCL है। वहाँ पर क्या हुआ कि जो कंपनी है उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी मजदूरों को रखने के लिए, और जो मजदूरों का PF था, वेतन था, बोनस था, जब RTI लगाई तो पता चला कि वो उनको दिया ही नहीं जा रहा है। तब उसकी हमने शिकायत करी उत्तराखंड की सरकार से, उन्होंने जांच कराई और जांच में मजदूरों के जितने आरोप थे वो सही पाए गए। उसके बाद जो कमिश्नर हैं, PF कमिश्नर हल्द्वानी के अंदर, उन्होंने इस मामले की 5 साल तक सुनवाई करी और उसके बाद 1 करोड़ 12 लाख रुपए की रिकवरी मजदूरों की उन्होंने की। अब वो पैसा जो है मैनेजमेंट को मजदूरों को देने के लिए उनके फार्म 16 और फार्म 19 जो है अग्रसारित करने हैं, लेकिन वो नहीं कर रहा है। और 1 करोड़ 12 लाख रुपए 2 बार फैक्ट्री मैनेजमेंट PF कार्यालय के नाम पर दे चुका है। एक बार ठेकेदार को दे चुका है, एक बार PF कार्यालय में जमा कर चुका है, लेकिन जो मजदूर उसके हकदार हैं उनको 1 रुपया भी अभी तक नहीं मिला है। तो कमिश्नर महोदय के यहाँ यही गुहार लगाने के लिए आए हैं कि ये पैसा जो मजदूरों का है ये मजदूरों में वितरित करवाया जाए। जब ये पैसा PF कार्यालय में जमा है तो इनको क्यों नहीं मिल रहा है? कितने साल हो गए इस मामले को? देखिए, मामला जो है लगभग 13-14 साल से चल रहा है और लगातार मजदूर इस सवाल को उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके अलावा एक फैक्ट्री है जो कि भारत सरकार ने निजी हाथों में सौंपने के लिए टेंडर कर दिया, वो क्या है मामला? यही फैक्ट्री है जिसको पहाड़ के अंदर लगी हुई फैक्ट्री है, जिसमें सैकड़ों लोग, हजारों लोग, जिससे रोजगार जुड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार कहती है कि उत्तराखंड के अंदर हम पलायन रोकेंगे, उसके लिए पलायन आयोग सरकार ने बनाया हुआ है, और सरकार ने खुद कहा है कि उत्तराखंड के 1600 गांव भूता गांव हो गए और इसलिए हो गए कि वहां पर लोगों को रोजगार नहीं है। अब ये जो कारखाना लोगों को रोजगार दे रहा है, आज भारत सरकार इसको विनिवेश की लिस्ट में ले आई है। 30 अक्टूबर को उसके टेंडर हो गए हैं और टेंडर होने के बाद बैद्यनाथ, मैनकाइंड जैसी कोई भी कंपनी इसको खरीद लेगी। इस कंपनी का जो पिछले वित्तीय वर्ष में टर्नओवर था वो 260 करोड़ का था और जो लाभ था वो 45 करोड़ था, और उसके बावजूद भी इस फैक्ट्री को बेचा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, लुटाया जा रहा है। इसको लेकर के पूरे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है और उसको लेकर के 8 दिसंबर को एक पंचायत कारखाना गेट पर 11 बजे से रखी गई है। रामनगर में? हाँ, रामनगर मोहन में जो कारखाना गेट है अल्मोड़ा जिले में, वहां पर रखी गई है। और यहाँ के जितने भी सामाजिक और मजदूर संगठन है उनसे भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि ये जो फैक्ट्री है, जो उत्तराखंड की एकमात्र, देश की एकमात्र फैक्ट्री है, इसको बचाने के लिए सब लोग जो है मोहन पहुंचे और इस पूरे आंदोलन को वहां से एक मजबूती प्रदान करें। अब सरकार का तो देखिए, अब ये भी देखा जाता है कि जो सरकारी सिस्टम है उसमें लोग उतना अच्छा काम नहीं कर पाते। निजी अगर फैक्ट्री होती है तो वहां पर ऐसा माना जाता है, मतलब सरकार की ऐसी मंशा होती है कि वहाँ अच्छा काम करेंगे मजदूर, तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत क्या है? देखिए, जो फैक्ट्री 45 करोड़ रुपए कमा रही है वो अच्छा सिस्टम है, तभी तो कमा रही है ना। और दूसरी बात यह है कि भाई इस देश के अंदर यदि सरकार लोगों को रोजगार नहीं देगी तो निजी क्षेत्र क्या करेगा? निजी क्षेत्र शोषण करेगा। आज मजदूरों को 8 घंटे का कार्य दिवस है, जैसे निजी आएगा वो 12 घंटे कार्य दिवस लेगा। आज मजदूर वहाँ पर हम लोगों ने लगातार लड़ाई लड़ी तो उसके बाद न्यूनतम वेतन मजदूरों को मिल रहा है, उनको PF भी आज मिलना शुरू हुआ है। जैसे निजी क्षेत्र आएगा उनके जितने भी लेबर राइट्स हैं वो सारे के सारे जो है काट दिए जाएंगे, इसलिए इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। तो यही हमारी मांग भी है। तो यही फैक्ट्री है जिसके PF का मामला है और यही फैक्ट्री है जिसको कि बेचने का मामला, यही दोनों मसले हैं इसके अंदर। तो ये देखें आप, भारत सरकार के आयुर्वेदिक कारखाने इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड IMPCL के ठेका श्रमिक जो हैं वो परेशान हैं। और अभी मैं आपको बताता हूँ इनके जो हाथों में हैं वो दस्तावेज कितने ज्यादा हो गए हैं, सैकड़ों की तादाद में होंगे मेरे ख्याल से। देखिए ये, और ये इतने दिन में नहीं बनते हैं, 1 दिन में 2 दिन में नहीं बनते हैं, इसमें लंबा संघर्ष होता है, ये तब बनते हैं। तो ये साहब इतने सारे आपके हाथों में ये दस्तावेज हैं,
ये क्यों इतने सारे हो गए ये बताएं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम किशन शर्मा है, मैं ठेका मजदूर कल्याण समिति से। हम 2010 से ही इन कागजों को, हमें पैसा तो मिला नहीं पर हमने ये कागज ही इकट्ठे किए हैं। दिल्ली से या यहाँ डेट चलती है तो हमारे सब कागज ही इकट्ठा हो रहे हैं। और हम जब ये पीएफ कमिश्नर ने सुनवाई करी है तो उन्होंने कहा है कि ये फॉर्म 19 भर के आप कंपनी को भेजेंगे और वो फॉर्म 16 हमें भेजेंगे तो आपका ये पैसा हम आपके खाते में डाल देंगे। और हम क्या कर रहे हैं कि फॉर्म 19 यहाँ से भेज रहे हैं और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं। ये तो टेक्निकल मामला, अल्टीमेट मंशा खराब लग रही है। हाँ मतलब आप लोगों का कितने लोग हैं जिनका ये मामला है? ये करीब हम 200 लोग हैं। 200 लोग हैं, 1 करोड़ 12 लाख। तो किसी का 10,000 भी होगा, किसी का 1 लाख भी होगा। जितना उसका वर्किंग डे होगा उसमें हम तो 12-13 साल हो गए लेकिन वो पैसा अब तक नहीं मिल पा रहा है कुल मिलाकर। लेकिन मेरे ख्याल से कितने साल हो गए जो ये अभी पीएफ ऑफिस में जितना पैसा है आपका, इनको कितने साल हो गए? ये 19 में हमारा ही फैसला हुआ सन 2019 में उन्होंने ही। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने 2 बार ये पैसे को दिया। हाँ। और जिन ठेकेदारों ने और कंपनी ने मिल के घोटाला किया, आज उन ठेकेदारों से भी कोई रिकवरी नहीं की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि पूरा वो चक्कर कर रखा है इन्होंने। ये आप मेरे साथ मोहतरमा है, उनके हाथ में भी मुझे काफी कागज लग रहे हैं। क्या क्या है ये तो बताएं जरा। आपके पास क्या नाम है आपका? ये हमारा ठेका कल्याण समिति मोहान के IMPCL मोहान से हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग सब वहीं के मजदूर सब हैं? वहीं जी के जी। हैं। हमारा मतलब आज कम से कम 8-9 साल हो गए हैं हम वहाँ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा पीएफ का, हमारा बोनस, हमारा SI का, सब का, जबकि SI वहाँ लागू नहीं है। वो हमसे उस समय वो भी हमसे करवाएगा, लेकिन आज हमें ना पीएफ मिला, ना हमें नौकरी मिली, ना हमें वहाँ का कोई वो मिला। और हमारा पूरा क्षेत्र वहाँ पर काम करना चाहता है। हम मतलब एक गांव एरिया क्षेत्र से हैं, हम बाहर कहाँ जा सकते अपने बच्चों को लेके। हमारा ना तो घर न द्वार। हम 1-2-4 दिन की नौकरी रखते हैं तो 6 महीने रखते, 6 महीने भी पूरा नहीं, फिर उनको ब्रेकअप कर देते हैं। लगातार जॉब भी नहीं देते हैं। तो ना तो फिलहाल पीएफ का पैसा मिल रहा है और जो फैक्ट्री है उसका टेंडर हो गया। टेंडर हो गया। मुनीष भाई यही बात है? ओके सर। तो टेंडर कब तक का हुआ है, क्या उसमें लग रहा है? 30 अक्टूबर को टेक्निकल बिट इसकी दिल्ली के अंदर खोली गई थी। हाँ। जिसमें मैनकाइंड और बैद्यनाथ के नाम मीडिया में उजागर हुए हैं। हाँ। और भी 10-12 कंपनियां इसमें बताई जा रही हैं। जल्दी ही फाइनेंशियल बिट। मेडिकल कंपनी है, मेडिकल फैक्ट्री है, आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती हैं। इसकी दवाइयां की बहुत ज्यादा रेपुटेशन है। 400 से ज्यादा यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयां इसमें बनती हैं। और ये एक तरफ तो उत्तराखंड सरकार तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोल रही है, यही पास में ही आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। तो आप कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक जो फैक्ट्री है उसको निजी हाथों में दिया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने 1,92,000 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्तियां बेच दी है निजी हाथों में। और भारत सरकार आज की तारीख में कर ये रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बढ़ावा दे रही है और सार्वजनिक सेक्टर को खत्म कर रही है। लेकिन मुनीष भाई, क्या सरकारी सेक्टर में काम करने को तैयार है वर्कर? मैं आपसे जहाँ सवाल करूंगा। सरकारी सेक्टर में तो वर्कर काम कर ही रहे हैं और काम दे भी रहे हैं और काम का लाभ भी उनको मिल रहा है। और आप देखिए कि जो जितने भी अधिकारी हैं ये सारे सरकारी सेक्टर में हैं, तो ये तो काम करते हैं, क्यों नहीं करते फिर? यदि ये गलत है, यदि प्राइवेट सेक्टर ही होना चाहिए तो सरकार के जितने अधिकारी हैं तो फिर डीएम, कमिश्नर, SDM इनको ही प्राइवेट कर दो। सही जवाब है। तो फिर क्या जरूरत है? नहीं तो सरकार के अस्पताल भी अब प्राइवेट हो रहे हैं। तो सरकार अपना पूरा स्ट्रक्चर, आर्मी को प्राइवेट कर दो, सबको प्राइवेट कर दो, संसद को भी प्राइवेट कर दो। वहां भी वैसे भी पूंजीपतियों की नीति बन रही है। उनको अब टाटा को ही बैठा दो वहां। अब उनकी सरकार, उनकी पक्षधर सरकार बैठी है, तब टाटा ही वहां जाकर। अब मनीष भाई, फिर आप कहेंगे मैं लेफ्ट वाला सवाल कर रहा हूँ। अब देखिए, पूंजीवाद है तो वो तो काम अपना करेगा ना, फिर वो तो सरकारों से भी ऊपर है। फिर जो कैपिटलिज्म का मामला है, देखिए कैपिटलिज्म का मामला है, लेकिन ये तो लुटेरा कैपिटलिज्म है ना। कैपिटलिज्म का मामला है तो कैपिटलिज्म भी जो पब्लिक फेस के साथ नहीं होगा तो उस कैपिटलिज्म को कौन बर्दाश्त करेगा? कम से कम उसमें पब्लिक की बात तो होनी चाहिए। पब्लिक के रोजगार, पब्लिक का स्वास्थ्य, पब्लिक का शिक्षा, इन सब का सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। कैपिटलिज्म है तो इसके बिना कैपिटलिज्म भी नहीं चल सकता ना। फिर तो अराजकता हो जाएगी देश के अंदर, दुनिया के अंदर। कैपिटलिज्म भी सर्वाइव नहीं करता। लेकिन चलिए, खैर कमिश्नर साहब को आपने ये ज्ञापन दिया है तो उम्मीद रखते हैं कि कुछ कम से कम यहाँ से आपका हल निकलेगा मामला। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि कुमाऊं कमिश्नर कम से कम मजदूरों का जो 1 करोड़ 12 लाख रुपए है ये इसको मजदूरों को दिलवाएंगे। और 2019 में भी मोदी सरकार ने इस फैक्ट्री को बेचने की कोशिश की थी। तब वहाँ के लोगों ने, हम सब लोगों ने, ठेका मजदूर कल्याण समिति ने जम के उसका प्रतिरोध किया था। तो उस समय वो पूरी की पूरी प्रक्रिया रुक गई थी। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि यदि क्षेत्र की जनता इस पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाएगी तो ये फैक्ट्री रुकेगी। और यदि फैक्ट्री बिकेगी तो आप समझ लीजिए कि 1600 गांव
भूताओ गांव हो गए और सरकार एक तरफ पलायन आयोग बना करके बैठी हुई है। उसके लिए मोटा बजट खर्च किया जा रहा है। तो ये जो आप जो ये फैक्ट्री बेचना है, इसके खिलाफ कोई आंदोलन वगैरह भी आप लोग करने जा रहे हैं? लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और 8 दिसंबर को 11 बजे एक पंचायत की जा रही है मोहान में फैक्ट्री गेट पर, जिसमें पूरे कुमाऊं क्षेत्र के और पूरे उत्तराखंड के लोगों से हम आह्वान कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि कि आए और इस फैक्ट्री को, एकमात्र फैक्ट्री को बचाने। इसका लैंडमार्क बताएं, कहाँ पर है मोहान, कौन सी जगह है ये बताएं सर जरा। मोहान धनगढ़ी से 6 किलोमीटर आगे है। कॉर्बेट धनगढ़ी कहाँ? रामनगर से किस तरफ? कॉर्बेट नेशनल पार्क गेट जो है, हाँ, उसे 6 किलोमीटर आगे, रामनगर से 25 किलोमीटर है, हाँ, और 35 एकड़ में ये लैंड है। और इसे देखा जाए तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं। रामनगर से गुड़ जाता है, रामनगर से मतलब ऐसी चीनी जाती है, शहद आता है, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी जो रामनगर के बाजार को ही प्रभावित करेगी अगर ये फैक्ट्री कल को ये जाती है। और हमने देखा कि 2014 में जब मोदी जी ने सरकार बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि हम आयुर्वेद को बढ़ावा देंगे। तो जब हल्द्वानी में अस्पताल खुला है, यहाँ बराबर में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। 2014 में हमने कहा कि चलो आयुर्वेद के दिन सुधरेंगे, तो आज इनको बेचने की क्या जरूरत पड़ रही है? ना कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं इस टाइप, बढ़ाना चाहिए था ना, पर बढ़ाया तो कुछ नहीं, उसे भी बेचने के मूड में है। चलिए खैर, आपकी उम्मीदों पर खरी उतरे सरकार, और जो आप उम्मीद करते हैं, और ये ज्ञापन तो ये एक इनका आदमी ज्ञापन है। आज उन्होंने कमिश्नर साहब को ज्ञापन भी दिया है, गुहार भी लगाई है, रिसीव कराया है अंदर। और देखिए मामला तो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ आयुर्वेद को बढ़ावा, जी हाँ, उत्तराखंड के नाम से देश दुनिया में प्रचारित भी किया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि तो कहा जाता है, लेकिन जड़ी बूटियों के लिए भी जाना जाता है उत्तराखंड को। और यहाँ पर आयुर्वेदिक ये एक फैक्ट्री है, और अब इसको निजी हाथों में सौंपने के लिए टेंडर भी हो गया है, जिसको लेकर ये मुखालफत कर रहे हैं। जी मुनीष भाई, देखिए जो ये टेंडर हुआ है, एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये बनी बनाई फैक्ट्री को खरीदना चाहती हैं। ये कंपनी यदि कोई आदमी 500 करोड़ में भी खरीद लेता है तो उसको पहले साल ही 50 करोड़ रुपए मुनाफे, 45 करोड़ रुपए मुनाफे की गारंटी है। तो उनके लिए तो हॉट केक है, इसको सारे लोग खाना चाहते हैं। और ये पता चल रहा है कि 10-12 लोगों ने इस पर टेंडर डाला है। और एक रिसर्जेंट इंडिया एक दलाल कंपनी है जिसको इन्होंने बेचने के लिए नियुक्त किया है। और आज देखिए कि पहले देश के अंदर भारी उद्योग मंत्रालय होता था, उससे भारी उद्योग देश में लगते थे, लघु उद्योग मंत्रालय होता था, लघु उद्योग लगाए जाते थे, है नहीं। लेकिन आज सरकार ने विनिवेश डिपार्टमेंट बना दिया है, यानी कि विनिवेश का मतलब क्या है कि जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेचा जाएगा। मुनीष भाई, एक डिपार्टमेंट ही बना। मुनीष भाई, ये तो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, असंगठितों का क्या हाल होता होगा? ये संगठितों के साथ मतलब एक संगठित है, आप धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, ज्ञापन भी दे सकते हैं, कमिश्नर के साथ भी आप आ गए। एक आम मजदूर का क्या हाल होता होगा जब उसके हित मतलब कहीं ना कहीं? जो आम मजदूर है उस क्षेत्र की बात करें, कहीं भी आप देश में चले जाइए, 8 घंटे का काम कहीं नहीं है, 11 घंटे 12 घंटे काम लिया जा रहा है। अभी पिछले दिनों मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है, जो लेबर लॉ उसमें परिवर्तन किया है और कहा है कि 12 घंटे का कार्य दिवस भी हो सकता है। तो जब 12 घंटे का कार्य दिवस हो सकता है, जब सरकार ने इस बात का नियम बना दिया है, तो आप समझ लीजिए कि मजदूरों की हालत क्या होने जा रही है। तो वो तो मजदूरों की हालत हम लोग समझ ही सकते हैं कि दिन प्रतिदिन खराबी होने की तरफ है। चलिए, उनकी स्थिति खराबी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीष कुमार जी हैं, हम उनसे बात कर रहे थे। 4 लोग जरूर हैं, लेकिन बात 200 लोगों की है, वो भी संगठित क्षेत्र के। उससे भी आगे अगर हम बात करें तो एक फैक्ट्री से हजारों लोग जुड़े होते हैं, और रॉ मटेरियल से लेकर आसपास के तमाम लोग उस सबसे जुड़े होते हैं, क्योंकि उसमें जब माल बनता है, पैकेट बनता है, अंदर वर्कर काम करते हैं, तो आसपास के कई गांव भी जुड़ जाते हैं। उन सबको तो नुकसान होगा ही, लेकिन निजी हाथों में सौंपने का बड़ा विरोध हो रहा है। दूसरा, इनका पीएफ का पैसा है, 4 साल से पीएफ जो कार्यालय है 4 साल से उनके हाथों में है। और इनका कहना यह है कि फॉर्म 19 अग्रसारित नहीं कर रहा है पीएफ कार्यालय, इस कारण इनको 4 साल हो गए, भटक रहे हैं। अब देखिए, एक मजदूर के लिए 10, 20, 50 हजार रुपए बहुत होते हैं, और इनको इंटरेस्ट भी मेरे ख्याल से नहीं मिलने वाला आपको। अगर वो पैसा अभी मिल भी जाता तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। वो लगाया नहीं है, ब्याज और पेनल्टी कुछ लगाई नहीं है। उनके खुद आदेश में ये दे रहे हो कि इसमें हम ब्याज और पेनल्टी लगा ही नहीं रहे। ब्याज और पेनल्टी भी नहीं लगेगी, हाँ। यानी कि जितना पैसा है उतना ही मिलेगा। मतलब चोर ने चोरी करी और उसके बाद उसको रखा है, मतलब तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, 4 साल से इनका पैसा वहां पर फंसा है। मामला 13-14 साल का है, बल्कि 13-14 साल का मामला है, लेकिन 4 साल से पैसा आ गया, लेकिन फिर भी इनको नहीं मिल रहा है। सभी लोग जानते हैं कि गरीब आदमी के लिए महंगाई, बेरोजगारी ये बड़े सवाल हैं। अब इन लोगों को पीएफ के पैसा का मामला तो था, लेकिन अब रोजगार को लेकर भी सवाल हो गया है। खैर, कमिश्नर दरबार में ये मामला पहुंचा था, इन्होंने ज्ञापन अंदर रिसीव कराया है, अपनी बात रखी है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये साथियों, हम आपको लाइव दिखा रहे थे। आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त
आपका भाई मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।